Hello and welcome to a special broadcast Atmanirbhar Bharat. I am Nancy Kohli and with me is my colleague CS Joshi, and today we'll be discussing about the Ayushman Sehkar. Well, that's a unique scheme to assist cooperatives play an important role in the creation of healthcare infrastructure in the country. Well, that's formulated by the Apex Autonomous Development Finance Institution under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The National Cooperative Development Corporation, the NCDC, well, that was launched yesterday. Now, NCDC's scheme aligns itself with the focus of the National Health Policy 2017, covering the health systems in all their dimensions. That's investments in health, organization of healthcare services, access to technologies, the development of human resources, the encouragement of medical pluralism and affordable healthcare to the farmers. We'll be discussing in detail about Ayushman Sehkar in the next 1 hour with our guests. बिल्कुल, आयुष्मान सहकार क्या कुछ है और इसका क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, इस पर हम बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे के दौरान। और हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संदीप नायक मौजूद हैं, वो एमडी हैं एनसीडीसी के, और एनसीडीसी ने ही कल इस आयुष्मान सहकार फंड को लॉन्च किया है। साथ ही साथ हमारे साथ दीनानाथ ठाकुर हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं सहकार भारती के। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि जो फंड कल लॉन्च किया गया है इसके बारे में बताइए, क्या कुछ ये फंड है, क्या कुछ इसका फायदा होगा। नमस्कार, हमें बहुत खुशी है कि आप के चैनल में एनसीडीसी के तरफ से हम जुड़े हैं। आयुष्मान सहकार जो फंड है ये बहुत ही यूनिक फंड जो एनसीडीसी ने हमारे जो मंत्री जी हैं तोमर साहब, उनके डायरेक्ट सुपरविजन में ये फंड और ये स्कीम हमने फॉर्मुलेट किया है। ओवरऑल जो इसका गोल है आत्मनिर्भर भारत और आयुष्मान भारत जो ब्रॉड स्कीम है उसके अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत कोऑपरेटिव सेक्टर सहकारिता के माध्यम से ये हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एजुकेशन, ये बहुत सारे एक्टिविटीज इसमें क्रिएट करना है अक्रॉस द कंट्री। और इसमें मेन मकसद जो है हमारा रूरल सेटअप में फार्मर्स को और बाकी लोगों के पास हेल्थ का जो बेनिफिट्स है थ्रू कोऑपरेटिव्स पहुंचाना है। बिल्कुल, और हमारे साथ सहकार भारती के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दीनानाथ ठाकुर भी मौजूद हैं। दीनानाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम सहकारी समितियों की बात करते हैं और हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं और जिस तरह से संदीप जी बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस रहेगा, फिलहाल अगर सहकारी समितियों की बात करें और हेल्थ सेक्टर में उनका जो काम है उसकी बात करें तो किस तरह से ये अभी तक चल रहा है? देखिए, सहकारी समितियां तो पूरे देश में फैली हुई और लगभग इस देश के जितने गांव हैं हर जगह सहकारी समिति है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में पूरे देश में काम नहीं हुआ है। हेल्थ सेक्टर में कोऑपरेटिव एक्टिव है केरला में, कुछ हद तक कर्नाटका में और कुछ हद तक महाराष्ट्र में। बाकी जगह हेल्थ सेक्टर में कोऑपरेटिव का जो रोल है उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हेल्थ का एक जो प्राइमरी फाउंडेशन है वो है प्रिवेंटिव केयर, क्योंकि अगर हम प्रिवेंशन नहीं लेते हैं, अगर हम इनिशियल स्टेज पे चेकअप नहीं कराते, बीमारी को नहीं समझते, तो बीमारी बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और जो गांव में रह रहे हैं लोग, उनके लिए इनिशियल स्टेज पे वो बीमारी को इसलिए नहीं केयर कर पाते क्योंकि उनके पास वो हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है वहां पर। उसके लिए उनको शहर आना होता है या दूर आना होता है, उससे चलो कौन जाएगा ट्रैवल करने के लिए। जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज है वो देश में, ये हमें मानना होगा कि उतनी अच्छी हालत में नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहुत जगह तो बिल्कुल ही खत्म है। तो इसके लिए इसमें अगर सहकारिता के तो नेचुरल एक्सटेंशन है, क्योंकि मिलजुल के जब काम लोग करता है साथ में, मिलजुल के जब लोग साथ जिंदगी जी रहे हैं, उसी का पार्ट हेल्थ भी हो जाता है। तो इसीलिए हेल्थ तो बहुत ही स्वाभाविक एक्सटेंशन है कि इसको स्वाभाविक ये चीज है सोचना कि इसको भी हमें सहकारिता है क्या, समूह में रहकर काम करना, समूह में रहकर जीने की जो कला है, जीने की जो क्षमता है, जीने की जो विचारधारा है, वही सहकारिता है। इसलिए इसमें हेल्थ का तो बहुत ज्यादा स्कोप बनता है और बहुत ज्यादा वायबल भी होगा, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज का जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको तो कोऑपरेटिव पोल में ही ज्यादा वायबल हो गई है।
Okay. जी Mr. Nayak, I would like to know more from you as far as how the NCDC would, be extending term loans to prospective cooperatives to the tune of 10,000 crore rupees in the coming years. How is that going to really work out? Thank you, ma'am. NCDC, as you know, we are created under a special act of the Parliament, and it is a autonomous organization which is a self-sustaining, means without any budgetary support from the government of India, it works. And this 10,000 crores, which has been created by NCDC, is purely meant for cooperatives. Any cooperative which which wants to take up healthcare related infrastructure, whether it is in Ayush related work or it is in the health purely allopathy related work, medical education, nursing education, dental education, or simply setting up a small shop to dispense Ayurvedic drugs or allopathic drugs. Any kind of activities will be supporting through the cooperatives. And also this 10,000 crores fund that we have created, we have special provisions for women dominated cooperatives. We will be giving special incentive for women dominated or women majority cooperatives to set up such activities. And the aim, as Mr. Thakur just now told, to reach out to unreached areas through the cooperatives. Another part of this fund which we have created is that if there are people who come together they form a new cooperative which is say 3 months old, to some extent we will be funding them as well. For them the funding limit will be maximum of 2 crores of rupees. But for others who are older cooperatives, which means 3 years and older, and have very robust working in their financials, there is no limit up to which NCDC can fund, and the upper limit can be anything. We have a very simplified loan application format on our website, www.ncdc.in, where people can fill up those forms and apply. And this absolutely, we have tried to make it online and also access friendly for different cooperatives across the country. संदीप जी, कल जब ये फंड की लॉन्चिंग हुई थी तब आपने बताया था कि अभी पूरे देश की अगर हम बात करें तो करीब 52 अस्पताल हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, जिनमें कुल मिलाकर 5,000 बेड की सुविधा उपलब्ध है। और जिस तरह से अभी हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी बता रहे हैं कि केवल केरल और 1-2 स्टेट हैं जहां पर ये सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब ये है कि कई सारे स्टेट ऐसे हैं भारत के अंदर जहां पर अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनका उपयोग नहीं किया गया है हेल्थ सेक्टर में। अब आपने एक फंड का घोषणा की है, फंड की, कैसे आप करेंगे? जो बाकी के स्टेट हैं वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो हैं, लेकिन कैसे उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लाएंगे? क्या कुछ उनके लिए एलिजिबिलिटी होगी? देखिए, इसमें जो हमारा प्लान है, कल इस फंड को लॉन्च करते हुए ऑनरेबल MOS रूपाला जी ने ये बोला था कि हर स्टेट में एक रीजनल लैंग्वेज और रीजनल लोकल मीडियम में इसके पॉपुलराइजेशन और इसके अवेयरनेस जनरेशन के लिए इनिशियली वी मस्ट लॉन्च वेरी अवेयरनेस कैंपेन फॉर दिस फंड। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ स्टेट में काफी एडवांस्ड हेल्थ केयर, मतलब एडवांस्ड टर्शियरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कुछ कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट भी करते हैं। वो हो गया एक एक्सट्रीम लिमिट में, वन पार्ट ऑफ द लिमिट। अनदर पार्ट ऑफ द लिमिट कि कुछ कोऑपरेटिव अक्रॉस द कंट्री, जैसे हमारे जो ट्राइबल फॉरेस्ट के साथ डील करते हैं, 2000 जो हमारे जड़ी बूटियां हैं उनको भी कोऑपरेटिव्स हमारे प्रोक्योर करते हैं और कलेक्ट करते हैं, पैकिंग करके बेचते हैं। सो ये डिफरेंट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है। हमारा जो अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हिच मींस जहां बहुत ज्यादा एडवांस्ड हेल्थ केयर
चीज नहीं है जिन स्टेट्स में, वहाँ हम लोग फोकस करेंगे, पर्टिकुलरली ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नॉर्दर्न स्टेट्स। ये स्टेट्स में हमारे लिए एनसीडीसी जो है इसके रीजनल ऑफिसेस पूरे देश में बने हुए हैं, और उन्हीं रीजनल ऑफिसेस के थ्रू डायरेक्टली हम लोग कोऑपरेटिव्स के साथ कांटेक्ट में हैं। पिछले 1.5 साल में हमने करीब 6,500 प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव्स को पर्सनली हमारे ऑफिसर्स, हमारे स्टाफ पर्सनली कनेक्ट किए हैं। सो ये 1.5 साल में हमने जो मुहिम चलाया रखा है कि हम प्राइमरी कोऑपरेटिव्स को नर्चर करेंगे, वो हमारे लिए बड़ा आसान होगा कि प्राइमरी कोऑपरेटिव्स के साथ जो ऑलरेडी हमने इतना कांटेक्ट बनाए हैं अभी 1-1.5 साल में, उनके थ्रू हम ये जो आयुष्मान सहकार की स्कीम है वो आगे ले पाएंगे। इसके साथ साथ हमारे जो मल्टीमीडिया एक्टिविटीज है, रीजनल लैंग्वेज में हमारे काफी मल्टीमीडिया वीडियोस तैयार किया गया है, जिसको जो नए कोऑपरेटिव यूथ वो वीडियो देख के इजीली गाइड हो सकते हैं कि हम नया कोऑपरेटिव कैसे बनाएंगे और एनसीडीसी के डिफरेंट स्कीम्स है उसको कैसे एक्सेस करेंगे। करीब 18 लैंग्वेज में हमने अभी 1-1.5 महीना पहले सहकार कोप ट्यूब चैनल बोल के हमने लॉन्च किया था। वो 18 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है कि नया कोऑपरेटिव कैसे बनाना है, कैसे फंड्स एक्सेस करना है, क्या क्या डिटेल्स हैं उसके। सो ये एक मल्टी प्रोंग्ड एक्टिविटीज रहेगा, विभिन्न तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे कि प्राइमरी कोऑपरेटिव्स को कैसे रीच आउट करेंगे रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और हिली स्टेट्स में कैसे रीच आउट कराएं। हमारे लिए वो चैलेंज है, मगर एनसीडीसी का जो 1963 से जो एक्सपीरियंस है हमारा, वो चैलेंज हमारे लिए एक बहुत ही मैनेजेबल चैलेंज रहेगा। एंड हम लोग जो हमारे टीम है, हमारे एनसीडीसी के सारे ऑफिसर्स और स्टाफ है, हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि उसको आगे ले सकते हैं काफी अच्छी तरीके से। और हमारे लिए सपोर्ट जो है हमारे मंत्री जी तोमर साहब का, रूपला साहब का और हमारे सेक्रेटरी साहब का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे लिए। और आज ही सेक्रेटरी हेल्थ जो है राजेश भूषण जी, उन्होंने हमें कहा है कि हम लोग हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आपके साथ है, आप जो भी करना चाहते हैं इसमें हम आपके साथ आगे चलते रहेंगे। ठीक है, आपके लिए ये एक चुनौती जरूर है, लेकिन संदीप जी अगर सफलता आपको मिलेगी और ये काफी एक क्रांतिकारी कदम होगा। दीनानाथ ठाकुर जी, जब संदीप जी बात करते हैं कि देश के जो दूर दराज के इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जहां हेल्थ सेक्टर अभी भी कमजोर है और वहां पर जरूरत है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि संदीप जी ये बोल रहे हैं कि एक चुनौती है लेकिन वो सफल हो जाएंगे, तो किस तरह की चुनौतियां इनको सामने आएंगी और क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे इनको? देखिए, इसको हम इस तरह, चुनौती तो हर काम में होता है, जो भी नेक काम होता है चुनौती होता है, लेकिन ये चुनौती ऐसा नहीं है जो अनसरमाउंटेबल है। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, चुनौती नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। अगर आप देखेंगे, और मैंने चूंकि व्यक्तिगत अध्ययन किया है, स्पेशली उन बेल्ट्स में मैं पर्सनली गया हूँ जहाँ फार्मर सुसाइड बहुत होते हैं, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, केरला, आंध्रा और बाकी जगह पे। जो किसान, मैं किसान का मतलब ये हुआ कि जो गांव में रहते हैं, गांव में जो रहते हैं वो सब किसान हैं, चाहे वो किसी ऑक्यूपेशन से जुड़े, इसलिए मैं किसान वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो फार्मर डिस्ट्रेस का जो मेन रीजन है वो है सबसे पहला तो इंडेटेडनेस, कर्ज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है हेल्थ, और तीसरा उसके बाद है सोशल ऑब्लिगेशन। हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो मैंने पहले भी कहा आपको, प्रिवेंटिव केयर नहीं होता है। मैं एक केस, जब मैं घूम रहा था इस जगह, तो मुझे एक केस ऐसा पता चला, एंड इट वाज पैथेटिक। गांव के वो मुखिया थे, मतलब प्रधान होते हैं, तो जमींदार थे। अब उनको क्या हुआ, वो रेनल फेलियर हो गया, मतलब किडनी दोनों ही ट्रांसप्लांट होना था, लगना था। उन्होंने अपने बच्चों को कहा नहीं, उसमें 10 या 15 लाख का, उस टाइम मैंने उनको बच्चों ने कहा कि 15 लाख का खर्चा बता रहे थे डॉक्टर, उन्होंने कहा मत करो मेरा इलाज, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ये 15 लाख में तुम 5 लाख से मेरा जो सामाजिक उनका होता है ना ऑब्लिगेशन, क्रियाकर्म, ऑल दैट, वो कर लेना, 10 लाख तुम बचा लेना। इमेजिन वो किडनी फेलियर का क्यों हुआ होगा, क्योंकि शुरू में या तो ब्लड प्रेशर या जो भी उसके होंगे
इनिशियल कॉज उसका ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस नहीं हुआ होगा। सो इट्स नॉट वन केस, मल्टीपल केसेस जहां, और हम आप सब जानते हैं जो गांव से थोड़े जुड़े हुए हैं गरीबों से, कि गरीब लोग बीमारी को तब तक डालते हैं जब तक कि वो बिल्कुल क्रोनिक ना हो जाए। क्रोनिक होने के बाद वो बहुत खर्चीला हो जाता है। सो दे हैव टू सेल देयर एसेट, बी इट लैंड और ऑर्नामेंट जो भी है। तो आप अब इसको इस तरह समझिए, एक गांव में खेती का जो अभी सरकार काफी बोल्डली लॉन्च कर रही है कि किसानों को हमें ग्रुप में खेती करवाना है। फार्मर एफपीओ का आपने नाम सुना होगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरकार ने काफी ज्यादा बजट भी अलॉट किया है, 7,000 करोड़। एंड इंसिडेंटली एनसीडीसी हैपेंस टू वन ऑफ, एक जो लीड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वो एनसीडीसी है, 3 जो है लीड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उसमें से। सो इट विल बी ए नेचुरल सॉर्ट ऑफ, वो होता है ना फुल सर्किल कंप्लीशन। समूह में किसान खेती करेगा, उससे क्या होता है, ये भी प्रैक्टिकली देखा है कि जब आप खेती के स्केल को बढ़ाते हैं, लैंड को, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे हम कहते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन comes down by around 40 to 50% and productivity goes up by around 3 to 4 times। जो आजकल हम बात कर रहे हैं किसान की इनकम दुगुनी कर दी है, तो दुगुनी में ये नहीं केवल आमदनी बढ़ाना है, दुगुनी में ये भी खर्चा कितना उसका हम कम कर सकते हैं, चाहे हेल्थ का खर्चा हो, चाहे बाकी अनअवॉइडेबल ये जो भी अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर आप कहिए वो है। तो अगर ये पूरी कंप्लीट हो जाए, एक गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वही किसान जो वहां ऑर्गेनाइज वे में खेती करेगा, एफपीओ बना के या फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बना के, उन्हीं के जिम में उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मैनेजमेंट भी दे दिया जाए। क्योंकि जो ये हमने देखा, और हम सब इस बात को मानना होगा कि बेनिफिशियरी जब उसको मैनेज करते हैं किसी एसेट को, तो वो एसेट अच्छी तरह से मैनेज होता है और एफिशिएंटली मैनेज होता है और डिलीवरेबल जेन्युइन आदमी के पास बहुत इजीली पहुंचता है। तो आप इस चीज को इस तरह समझिए, खेती करे किसान समूह में वो मैनेज कर ले अपने हेल्थ को, समूह में मैनेज कर ले सोशल ऑब्लिगेशन को। इमेजिन कितनी खुशी बढ़ेगी और कितना आमदनी है, जो हैप्पीनेस जो गांव का कितना बढ़ेगा। सो इट्स वेरी वेरी वायबल, वेरी वेरी डूएबल। इट्स चैलेंज है, बट चैलेंज नहीं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो हम सबको समझना होगा। और हमें इसको लेके, मेरा सहकार भारती इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड है, लेट मी टेल यू। हमारे तो हर जगह प्रेजेंस है, तो हम तो इस चीज को बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत एक्साइटेड वे में इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। Okay, let's take that to Mr. Nayak here. Mr. Nayak, I would also like to take your comments here as far as, you know, NCDC scheme aligning itself with the focus of the National Health Policy 2017, covering the health system in all their dimensions. If you could explain that to our viewers. The National Health Policy 2017, which was adopted by the government, it marked a very departure, revolutionary departure from the previous health policies. Primarily, it gave importance to all other aspects of health systems in a very non-discriminative way. So the precise thing is that the health apparatus, which traditional medicine which India has, our Ayurveda, our yoga, and different systems of medicine, they were not being mainstreamed. But in the National Health 2017, you have seen that they have been mainstreamed, and the Indian systems of medicine have been brought to the forefront. In addition to the allopathic system, we have our Ayurveda, we have Unani, we have homeopathy, and other things. These systems, health systems, are part of our life. When we are born, we are born with those kind of health systems, which are very compatible with our natural ecosystem. In the new health policy, when they adopted this comprehensive approach, in the Ayushman Sahakar, it derives the inspiration from the comprehensive approach, which within the scheme guidelines which we have articulated, it will support cooperatives address any part of the spectrum, whether it is a
drug manufacturing, Ayurvedic drug manufacturing, or allopathic drug manufacturing, or homeopathic drug manufacturing. If some cooperatives want to set it up, that kind of manufacturing facility. Incidentally, there are many cooperatives from Tamil Nadu and Gujarat who are doing drugs manufacturing. And in Tamil Nadu, we have allopathic cooperatives who are manufacturing allopathic drugs. And in Gujarat and other states, there are many cooperatives which are manufacturing Ayurvedic drugs. So the idea is to approach through the Ayushman Sahakar. The one part is the drug manufacturing, another part is the treatment. If we want to provide treatment to the people, cooperative society, their members, general public, at their doorsteps, cooperatives are one of the better ways to reach out to them. What we are planning in our things is to dovetail with the existing schemes. The Ministry of Ayush has many schemes. Ministry of Health and Family Welfare have many schemes. There is a robust National Health Mission. There is a robust Ayushman Bharat program. So we would like to integrate cooperatives into those programs, and cooperatives, wherever they have the credit linkage or entrepreneurial promotion through credit, those things NCDC will be providing. At the same time, we would also be promoting cooperatives, set up big hospitals and also educational institutions, whether they are into medical colleges, nursing colleges, dental colleges, physiotherapy colleges, or even simple wellness centers, yoga centers. So all kinds of activities we will be promoting. We have listed many of those activities in the scheme. That is not a fully exhaustive scheme, exhaustive listing of activities. Anything which, as we go by, anything which gets related to healthcare and health infrastructure, service provision, we will be handling all that. All right. बिल्कुल। Okay. जी। All right. All right. Mr. Nayak and Mr. Thakur will just come back to you. We have to cut a और बिल्कुल जिस तरह से हम बात कर रहे थे, हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त भी मौजूद हैं और सहकार फंड की हम बात कर रहे थे, जो आयुष्मान सहकार फंड कल केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च किया गया है एनसीडीसी की ओर से, उसको लेकर के हमारे साथ एनसीडीसी के जो मुखिया हैं संदीप जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा सहकारी संस्था के एक नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे। संदीप जी, जैसा कि अभी नैन्सी ने आपसे सवाल पूछा था और उस वक्त आप बता रहे थे कि केवल अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो केवल अस्पतालों तक ये सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों को रिनोवेट करना और उसके अलावा ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग और कई सारे आप क्षेत्र बता रहे थे। किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से कौन कौन से क्षेत्र हैं जो जिनको ऋण दिया जा सकता है? देखिए जोशी, मैं जैसे बताया, आयुष्मान सहकार जो स्कीम हमने कंसीव किया है, उस पे हेल्थ के कोई भी चीज उस हेल्थ सेक्टर में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, हर चीज उसमें इंक्लूडेड है। जैसे मैं आपका एग्जांपल दे रहा था ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की, जब हमने आयुष मंत्रालय के साथ इस स्कीम का जो ड्राफ्ट हम डिस्कस करने लगे, आयुष मंत्रालय की तरफ से ये सजेशन आया कि देखिए ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग तो ठीक है, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी हमें चाहिए, आयुर्वेद के ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी होना चाहिए। तो हमने वो स्कीम को जब फॉर्मुलेशन स्टेज में था, हमने उसमें इंक्लूड किया कि ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के तरफ से कोई सेटअप करना चाहते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स जोड़ के नया ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं कोऑपरेटिव के जरिए से। तो ये एक इवॉल्विंग स्कीम रहेगा। जब फॉर्मुलेशन में हमने आयुष मंत्रालय, हेल्थ मंत्रालय दोनों के साथ काफी बातचीत की, और कोऑपरेटिव सेक्टर, हमारा अपने फार्मर्स वेलफेयर जो हमारा फोकस है हमारे अपने मंत्रालय का, उसका सारा कुछ हम इसमें कंसिडरेशन में लिया है। इसके साथ साथ जो यूथ है, यूथ को जोड़ने के लिए ये स्कीम में हमारा जो मेन
एक मेन मकसद है, यूथ को जोड़ना। इस तरह से हम करना चाहते हैं, जैसे से फिजियोथेरेपी का कोर्स हमारे बच्चे कर रहे हैं 6 महीने के। 6 महीने के बाद वो निकलते हैं, उनके लिए ये एक आयुष्मान सहकार कारगर साबित होगा। अगर 10-12 बच्चे मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और 3 महीने में हम उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वो फिजियोथेरेपी के बच्चे निकले और फिजियोथेरेपिस्ट के अपना एक सेटअप तैयार करना चाहते हैं। तो वो जो छोटे छोटे कस्बों में ये चीजों की आजकल बहुत ही जरूरत है। और आपको देखना पड़ेगा, जो नया जो अब ये महामारी चल रहा है, ये महामारी के लेते हुए उसका क्या डिसेबिलिटीज लोगों में पैदा हो रहा है, और उसके बारे में हमें पूरा जानकारी अभी नहीं है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो महामारी से निकलने के बाद, कोरोना से क्योर होने के बाद भी उनका आगे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसको हैंडल करने के लिए हमें बहुत ही बड़े तरीके से इसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। वो सब चीजें जो है वो हम कोऑपरेटिव्स के जरिए प्रोफेशनल्स, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एलाइड सेक्टर जो होते हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, उनको भी इसके साथ जोड़ के डोर स्टेप डिलीवरी जिसको कहते हैं, उसको हम आयुष्मान सहकार के थ्रू करना हम पॉसिबल होगा बोल के सोच रहे हैं। अभी हाल में कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि उनके पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो उन स्टेट्स में जो कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स बनाने के उनका प्लान है, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स 300 बेड की अस्पताल बनाएंगे और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज भी बनाएंगे। उन स्टेट्स को भी हम इसके तहत जोड़ सकते हैं। वो एक मेजर एफर्ट्स कुछ स्टेट्स ने ये लेना चाहते हैं, उनको भी इसके तहत हम हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। मतलब मैं हमेशा दोनों स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। एक स्पेक्ट्रम में इंडिविजुअल लीडरशिप में कोऑपरेटिव के थ्रू डोर स्टेप प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है। दूसरे तरफ से हम ये बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज उसके साथ जोड़ने की कोऑपरेटिव के थ्रू वो एफर्ट्स जो है वो भी हम कर सकते हैं। All right, Mr. Thakur, your comments here, because it is being said that of course the Ayushman Sehkar would bring transformation in the rural areas, and this will also in fact bring revolution in the comprehensive healthcare services. How would you analyze this? See, as I told you, let us see it in this perspective. As I have said already, the government, primary level, the healthcare facility is very, very bad. In most of the state, it is defunct. Let me be very categorical in saying so. Now, so that will be one area. This scheme, first of all, which I should have congratulated in the beginning, NCDC ने बहुत ही comprehensive scheme बनाया, आयुष्मान सहकार. It covers everything that requires for promotion of this sector within cooperative fold. Now, with that, let us analyze the things in this way. एक गांव में, जो मैंने पहले ही कहा कि किसान के लिए जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको जो हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो मिनिमम हो। वो तभी मिनिमम होगा जब उसका प्रिवेंटिव केयर, न्यूट्रिशनल केयर या उसको जो नॉलेज है, बीमारी का जो मेजर रीजन है वो है एक तो हाइजीन, दूसरा है नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी। ये सारी चीजें इसलिए आती हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। So this knowledge can be disseminated only when there are institutions around him. For that, he can't go to a district center or a state headquarters. दूसरा, जो हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि how to engage the youth and how to increase the income of those who are engaged in farming occupation or those who are living in rural area. एक तो हेल्थ जो फैसिलिटी होगा उसमें से प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, उसमें कुछ एंगेजमेंट हो सकता है। दूसरा, आप देखिए बहुत बड़ा सेक्टर इमर्ज हो रहा है मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन, बट गांव में उनको कल्टीवेट तो कर लेते हैं, उनको उसकी बिक्री का एवेन्यू नहीं मिलता। एज अ रिजल्ट दे हैव टू डिपेंड ऑन द मिडिल मैन या उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब अगर ये पूरी फैसिलिटी उनके अराउंड डेवलप कर जाए, उन्हीं का कोऑपरेटिव करते हैं। कोऑपरेटिव का ब्यूटी क्या है
कि काम भी करता है और बेनिफिट भी उसी को जाता है, उसी मेंबर को. सो द प्रॉफिट इज नॉट शेयर्ड बाय द पर्सन हु इज बियॉन्ड द सिस्टम. अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट कराएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में. Okay. All right, Mr. Thakur, I'll have to request you to please continue being with us because